जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रुश्मा EU एंड टुडे इज़ अ मेंटल हेल्थ डे। तो जिस तरह से आज आलमी दिन है मेंटल हेल्थ का, जहनी सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो हम जितने भी अल्फाज इस्तेमाल करने बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हमारा जो ये पाकिस्तान का मुआशरा है वो जहनी सेहत के हवाले से बहुत पीछे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया जाता। हम मेंटल हेल्थ की बात तो करते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ का इंट्रोडक्शन ही नहीं पता। तो उस हवाले से आज हम कुछ डिस्कशन करने बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ प्रोफेशनल्स भी जो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मेरा नाम सुबाज जफर भट्ट है, मैं डाइटिशियन हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मूद है और मैं एक स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ और स्पेशल एजुकेशनिस्ट हूँ। जी बिल्कुल, आज के हवाला से अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं मिस सबाहत, तो हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ ओवरऑल हमारी जो जिस्मानी सेहत है उसको भी मुतासिर करती है। ठीक है, बहुत सी ऐसी बॉडी फंक्शंस होते हैं हमारे जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसमें हम स्टमक डिस्टर्बेंस की भी बात कर सकते हैं, मसल की भी बात कर सकते हैं कि मसल रिलैक्सेशन में इशू आता है। उसके साथ साथ डाइट बहुत इफेक्ट करती है। तो डाइट के हवाले से अगर हम बात करें तो आपके ख्याल से क्या ऐसे एक्सपेक्ट्स हैं कि जिससे मेंटल हेल्थ की वजह से डाइट में फ़र्क आता है? जो डाइट है ना वो डिपेंड करती है काफ़ी लोगों के ऊपर कि कुछ लोगों के साथ होता है कि वो खाना पीना बंद कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा खाने लग पड़ते हैं। वो ज़्यादा खाने से उनका वेट गेन भी हो जाता है, और जो बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं उनको वेट लॉस हो जाता है। इस वजह से ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, लोगों की मेंटलिटी के ऊपर, लोगों के डिप्रेशन के ऊपर। जी, कुछ ऐसे केसेस भी आपके पास आते हैं कि जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं लेकिन वो समझ ये रहे होते हैं कि वो डाइटिशियन के पास उन्हें जाना चाहिए, हालांकि ज़रूरत उन्हें साइकोलॉजिस्ट की होती है। जी, तो उस वक्त ना सिम्टम्स से जो हम डाइटिशियन होते हैं हमें सिम्टम्स से पता चलता है। जैसे एनोरेक्सिया जो पेशेंट होता है वो अपना जो वेट है ना वो कम रखना चाहता है, बिल्कुल लीन होना पसंद करता है, और इसी वजह से वो खाना बंद कर देता होता है, और ये ज़्यादातर अपनी वो फैमिली से छुपा के ही करता होता है। इस वजह से हम उनसे सिम्टम्स से पता करके उनका जो कंडीशन है एनोरेक्सिया या बिलिरूबिया जो हो वो पता करते हैं। जी, ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें बिलिरूबिया में तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा इनटेक हो जाता है फूड का। अब बहुत ज़्यादा इनटेक करने के बावजूद भी वो अपना वेट मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे कि वो क्या कह रहे हैं कि हरकत करते हैं कि जिससे उनको वॉमिट हो जाए या फिर उनका स्टमक वॉश हो जाए, इस हवाले से कि वो फूड उनकी हेल्थ पे इफेक्ट ना करे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या रिकमेंड करते हैं? ये जो वो एक मेडिसिन देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जो मेडिसिन देते हैं उनसे वेट लॉस नहीं होता है, उल्टा स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी वजह से उनको सबसे पहले मेंटली तौर पे उनको काउंसल करने की ज़रूरत होती है, उन्हें समझाने की ज़रूरत होती है, फैमिली सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होती है, और उनको पास बैठा के खिलाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी डाइट में चेंजेस करनी चाहिए, एकदम ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, साइको एजुकेशन जो है ना वो तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वो हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। तो वो फील्ड कोई भी हो, वो बच्चों से लेके बड़ों तक किसी भी तरह की फील्ड हो। अच्छा, साइको एजुकेशन की हम जैसे बात कर रहे हैं तो साइको एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। ठीक है, तो हमारे साथ मिस महम हैं जो कि स्पेशल एजुकेशनिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं। तो हम अगर ये बात देखें कि स्पीच की अगर हम देखें तो स्पीच इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट फैक्टर इन मेंटल हेल्थ। तो मिस महम आपके पास जो बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे इस हवाले से स्पीच की जो डिस्टर्बेंस बाद में क्रिएट हुई होगी पेशेंट, तो क्या ऐसे वो केसेस होते हैं या क्राइटेरियाज होते हैं जिनकी बेसिस पे ये मेंटल हेल्थ जो हमारी स्पीच को इफेक्ट करती है? मोस्टली ऐसा होता है, एज स्पीच थेरेपिस्ट जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, मोस्टली पेशेंट्स जो मेंटल हेल्थ की वजह से आते हैं उनको साइकोलॉजिकल फैक्टर में ज़्यादा जो आता है सामने मसला वो स्टैमरिंग का होता है कि उनको ये फील, उनका जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट होता है उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर वो कुछ बोलेंगे तो उसको समझा नहीं जाएगा, अगर वो कोई बात करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, या वो कुछ भी कहेंगे तो वो गलत होगा। लोगों को वो चीज़ कि वो ना खुद जज नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ लोगों पे डिपेंड करने लग जाते हैं कि वो जो सुन रहा है वो उसको कैसा परसीव कर रहा है। ऑब्वियसली फिर उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। हमारी मेंटल इलनेस, जब जाहिर सी बात है जब एक चीज़ हमें पॉजिटिविटी हमारे अंदर से ख़त्म हो रही है तो हम लोग उस चीज़ से दूर होते जाते हैं, और जाहिर सी उस पर फिर हमारे स्पीच पे ये असर पड़ता है कि हम लोगों से मिलना कम कर देते हैं, गैदरिंग में जाना छोड़ देते हैं। इवन देन बहुत से पेशेंट्स ऐसे थे कि अगर एक ही कमरे में दो भाई बैठे हुए हैं
तो आपस में उनका भी कम्युनिकेशन ज़ीरो है, सिर्फ इसलिए कि उसके माइंड में ये चीज़ बैठ गई है कि अगर मैं अपने मुंह से कोई भी बात निकालूंगा तो वो मजाक उड़ाएंगे। तो ऑब्वियसली हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो वो बिल्कुल उस चीज़ से किनारा कश हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर वो कोई बात करने भी लगते हैं तो हकलाने लग जाते हैं। जी अच्छा, अब इसमें ये भी होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्पीच को अगर हम देखें ना तो ये ऑपोजिट साइड में दोनों चीज़ें आती हैं। या तो कॉन्फिडेंस की वजह से स्पीच डिफेक्ट होगी या स्पीच की वजह से कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये दोनों केसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्फिडेंस की बेस पे स्पीच खराब होती है उसको हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं आपके हवाले से, कि उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे किसी स्पीच थेरेपी की? उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। और बेसिक काउंसलिंग, कोई भी मसला ऐसा नहीं है जो बात करने से हल नहीं होता। जब हम अगर 2 लोगों में मसला है, अगर वो बैठ के तीसरे बंदे से डिस्कस करने के बजाय आपस में 2 लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, उसका बेहतर हल निकलेगा। बिल्कुल, कम्युनिकेशन इज़ अ वे कि हम अपना मैसेज भी कन्वे करते हैं, खुद को डिस्कवर भी करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो सेल्फ एस्टीम है वो कम हो रही है स्पीच की वजह से, तो आप ये देखें कि बच्चे जो हैं वो बच्चों में तो ये इशू आता है, हम देखते हैं कि बच्चों की स्पीच जब डिस्टर्ब होती है तो हम उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं। अब यहाँ पर बात होगी अगर अडल्ट जो हैं वो बहुत कम है फॉलो अप करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट को, तो अडल्ट के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो अपनी स्पीच के लिए क्या कर सकते हैं? उसमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि एक्सेप्टेंस। वो जिस दौर से गुजर रहे हैं उस चीज़ को, अपनी उस कंडीशन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ स्पीच थेरेपिस्ट हम उनको मेडिसिन नहीं देते, हम सिर्फ एक्सरसाइजेस बताते हैं और उनको वो वे बताते हैं, एक रास्ता देते हैं। जाहिर सी बात है, एक अडल्ट पर्सन है, वो बाशऊर है, जब तक उसकी विल पावर खुद नहीं होगी हम उसको घसीट के नहीं ला सकते। जब वो चाहेगा उसके लिए काउंसलिंग ज़रूरी है, उनको एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। उसके बाद फिर जब वो इस चीज़ पे एग्री हो जाएंगे कि हाँ, मुआशरा चाहे जो भी कर रहा है, मैंने अपना आप ठीक करना ही करना है, मुझे ये चीज़ मसला कर रही है, मैंने इसमें से खुद को चाहे खींच के निकालूं चाहे घसीट के निकालूं, मुझे खुद को इस चीज़ में से निकालना है। तो ऑब्वियसली जब वो खुद कोशिश करेगा, हम तो सिर्फ एक राह मुहैया करते हैं और हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, चलना तो उनको खुद होता है। डेफिनेटली एक्सेप्टेंस की अगर बात करें ना, एक्सेप्टेंस एक ऐसा फैक्टर है कि जो किसी भी तरह की कंडीशन है उसमें ऐड हो तो फिर ही हम आगे जो है ना वो ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, लेकिन जैसे आपने अडल्ट्स की बात की, आपने मुझसे अडल्ट्स का पूछा, स्पीच के इश्यूज़ का, लेकिन ठीक है उसमें अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत से फैक्टर्स ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स ही कहते हैं, अगर किसी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि उसको कोई इशू है, कोई मेंटल हेल्थ इशू है और वो साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाह रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि अच्छा पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो वो एक चीज़ बड़ी इफ़ेक्ट करती है कि अगर इंसान उस तरफ कदम बढ़ाना चाह भी रहा होता है तो दोबारा पीछे की तरफ चला जाता है, और ऑब्वियसली जब आगे कदम बढ़ा के दोबारा पीछे जाएं तो वो ज़्यादा अंधेरे होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? जी बिल्कुल, अभी अगर आज के दिन की बात करें हम मेंटल हेल्थ के की, तो दिस इज़ फॉर अवेयरनेस, ठीक है। ये आलमी दिन है बराए ज़हनी सेहत, तो यहाँ पर क्या है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, इसीलिए कि इस चीज़ की अवेयरनेस फैले लोगों तक कि हमने इस स्टिग्मा को ब्रेक करना है, ठीक है। बिकॉज इट्स अ स्टिग्मा, हम किसी को जो कहते हैं टैग लगा देना कि हम कहते हैं कि ये पागल है, हम इसकी ये ज़रूरियात हैं, बस वही पूरी कर देनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते होंगे डिसेबल, जो मेंटली भी या फिर स्पीच के तौर पे या फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं। अब उनके लिए क्या है कि वो खाने पीने की ज़रूरत को पूरी कर दिया, ठीक है, लेकिन वो उसकी जो साइकोथेरेपी है या फिर फर्दर उसका ट्रीटमेंट है उसकी तरफ नहीं जा रहे होते। क्यों? कि हम सोसाइटी में हाईलाइट ना हो रहे। तो अगर हम अडल्ट की बात करें उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इशू होता है ना, कि वो तो किसी से डिस्कस भी नहीं जल्दी कर रहे होते कि हम ये ना समझा जाए कि नहीं इसको ये पागल है, इसकी ज़िंदगी सिर्फ ऐसी है, या फिर कहते हैं तुम इतने बेवकूफ़ हो, ये बात ऐसी है ही नहीं सोचने वाली। तो इवन एंशियस भी हो कि अगर कोई पैनिक अटैक में भी आया हो पेशेंट, तो पब्लिक गैदरिंग में अगर हम लगा लें, पब्लिक गैदरिंग में भी अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो वो अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व कर लेता है, इसलिए कि कहीं मैं असेस ना हो जाऊँ, ठीक है। तो इसमें हमें उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है, उनको पॉजिटिवली डील करना पड़ता है, और सबसे पहला रोल ये फैमिली का ही होता है। ये फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी क्योर की तरफ जो है ना वो लेके आए अपने पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट की एक्सेप्टेंस एक और चीज़ है, लेकिन जब तक फैमिली उसको एक्सेप्ट ना करे और दोनों मिलके उस चीज़ पे जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन ना करें उतनी देर तक ये जो है ना वो मतलब
डील नहीं हो सकता, क्योंकि फैमिली सपोर्ट किसी भी तरह की, इवन कोई हल्का सा बुखार ही हो जाए उसमें भी फैमिली सपोर्ट बहुत अहम होती है कि आपकी टेक केयर के लिए, आपकी मेडिकेशन के लिए। तो ये तो एक ऐसा इशू है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वार्मथ चाहिए होती है, आपको सिंपैथी चाहिए होती है लोगों से। तो इसके लिए अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जैसे हम बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, हम तीनों जो आके 3 और लोगों को बताएं, तो ये क्या है, अवेयरनेस ऐसे साइकिल चलता रहता है कि आपने मुझसे सुना, आपने किसी को बताया, मैंने आपसे सुना, मैंने किसी को बताया, तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस फैलाती हैं। सो दैट्स वाई हमारा मकसद मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट करने का यही है कि हम इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाएं कि मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे लिए इसी तरह ज़रूरी है जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ है, और हम इस स्टिग्मा को ब्रेक करें कि जो मेंटल हेल्थ है वो उसको हमने हाइड करना है और हाईलाइट किसको करना है, फिजिकल हेल्थ को। तो जब दोनों ठीक होंगे, दोनों में बैलेंस होगा, तो फिर ही हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, जिसको हम लाइफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं।